Hello everyone, welcome to Gradify classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. So स्टूडेंट आज हम अपनी सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास अपने यूपी पीजीटी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है वो ले चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। आज हम उसकी सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं कि वो प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमारी साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की फटाफट से बेहतरीन क्लास को। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन टुडेज एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन शुड फोकस ऑन। आज के वैश्वीकरण के युग में जो शिक्षा है वो किसको महत्व देती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट है पर्सनल इंटीग्रेशन, सेकंड है इमोशनल इंटीग्रेशन, थर्ड है आपका नेशनल इंटीग्रेशन और इसके बाद है आपका इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर राइट है। आज के टाइम में जो वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, उसमें जो हमारी एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है। सो राइट आंसर है आपका अंतरराष्ट्रीय एकीकरण पे यानी इंटरनेशनल इंटीग्रेशन पे सबसे ज्यादा आज के समय में एजुकेशन फोकस करती है। अब इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण का जो युग है उसमें एजुकेशन किस तरीके से एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल को ग्लोबल लेवल पे सोचने के लिए, किस तरीके से उसको वहां पे परफॉर्म करने के लिए, एक्ट करने के लिए तैयार करती है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से एक छात्र एक स्टूडेंट को कि वो ग्लोबल लेवल पे सोच सके, वहां उस लेवल पे जाके अपने आप को परफॉर्म कर सके, एक्ट कर सके। तो इस पे फोकस करते हुए जो हमारा एजुकेशन फोकस करने लगा है कि इंटरनेशनल इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इस पे एजुकेशन फोकस करता है। इट शुड प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को, कोऑपरेशन को और कल्चरल एक्सचेंज को, जो कि क्रिएट करता है एक पीसफुल और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को। ठीक है, इसलिए हमारा जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस करता है। सो हमारा राइट आंसर कौन सा है? डी हमारा राइट आंसर है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। जो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है वो क्या है? टू प्रोवाइड नॉलेज, टू डेवलप इंडिविजुअल, या टू पास एग्जाम एंड ऑब्टेन अ डिग्री, टू प्रिपेयर फॉर अ प्रोफेशन। अब आपको ये बताना है कि इसका मेन आधारभूत जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का क्या है। तो देखिए, पास एग्जाम करना और ऑब्टेन करना एक डिग्री को, ये तो कहीं से भी अच्छा और पॉजिटिव आंसर नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी व्यवसाय की तैयार करने यानी किसी प्रोफेशंस के लिए तैयार करने के लिए अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव राइट आंसर नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इन 2 ऑप्शंस में, तो हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है व्यक्ति का विकास करना, टू डेवलप इंडिविजुअल। ठीक है, टू डेवलप इंडिविजुअल इज राइट आंसर। जो हमारी एजुकेशन है उसका जो प्राइमरी गोल है किसी इंडिविजुअल की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करता है, जिससे क्या हो सकता है कि वो अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस कर सके, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो एजुकेशन का मेन फोकस भी यही है कि एक इंडिविजुअल को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो ओवरऑल जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से टैकल कर पाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू डेवलप द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को डेवलप करना एजुकेशन का एक फंडामेंटल गोल है। ठीक है, हमारे इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में सब चीजें आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल, सोशल ग्रोथ, ये सारी ही चीजें हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड शिक्षा इज सिनोनिम्स विद। शिक्षा का जो सिनोनिम्स है, जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? निर्देशन, विद्यार्जन, प्रशिक्षण या शिक्षण। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सी,
सी क्या है हमारा राइट आंसर? यहाँ पे बात करते हैं प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की। अब ये क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। द टर्म शिक्षा ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत। इसकी जो संस्कृत से रूट्स मिलती हैं एजुकेशन की, जहां पे शिक्ष धातु जो है उससे हमारा जो शिक्षा शब्द है वो बना है। और ये किससे रिलेट करता है? ये संस्कृत से। ये बेसिक चीज है, ये तो आपने पढ़ा होगा अपने बीएड और एमएड में। जब एजुकेशन क्या है सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं, तो ये आपको मालूम होगा। लेकिन हम यहाँ पे इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? टीच एंड ट्रेन। किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, इसकी बात हमारा एजुकेशन करता है। इसीलिए इसका जो सिनोनिम्स है वो है ट्रेनिंग, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से इसका मतलब लिया जाता है एजुकेशन का। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है ट्रेनिंग। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन का सिनोनिम्स क्या है हमारा? ट्रेनिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अब बताना है आपको कि इनफॉर्मल एजुकेशन इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कक्षा यानी क्लासरूम है, विद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, ये सब हमारा किस में आता है? ये सब आता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन में। किस में आता है? फॉर्मल एजुकेशन में। तो हमें पता है कि जो कक्षा है वो इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है। बाकी जो सिनेमा है, टीवी है, परिवार है, ये हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा बी यानी क्लासरूम। जो कक्षा है, क्लासरूम इज अ फॉर्मल एजुकेशन टूल, वेयर एज टीवी, सिनेमा और फैमिली आर इनफॉर्मल एजुकेशन टूल। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीवी के अनुसार शिक्षा से क्या अभिप्राय है? अकॉर्डिंग टू डीवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? उनके अकॉर्डिंग जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? तो इनकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसमें बताया था इन्होंने कि जो एजुकेशन है इससे इनका मीनिंग है, जो राइट आंसर है वो डी है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है। शिक्षा क्या है? शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है। अकॉर्डिंग टू डीवी, एजुकेशन जो है वो लाइफ के लिए तैयारी नहीं, प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि वो लाइफ ही है। तो ये कौन कहता है? ये हमारे डीवी जी कहते हैं, जॉन डीवी यही बात कहते हैं कि शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है। ठीक है? क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट की यहाँ पे बात हो रही है। जो है डाइट जो है वो किस चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? फॉर्मल प्राइमरी स्कूल टीचर्स की, इनफॉर्मल इस एजुकेशन वर्कर्स की, या अडल्ट एजुकेशन वर्कर्स की, या ऑल ऑफ दी एबव। किनकी जो डाइट है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? तो जो डाइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वो इन सब की करता है। ठीक है? तो हमारा जो डी आंसर है वो राइट आंसर है। As per the National Education Policy 1986, डाइट वॉज established। अब ये आपको पता चल गया ना कि 1986 में हमारा जो डाइट है वो स्टेब्लिश करने की बात कही गई। ठीक है? स्टेब्लिश टू ट्रेन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन वर्कर्स। इसमें हमारे फॉर्मल, इनफॉर्मल और अडल्ट तीनों ही एजुकेशनल वर्कर्स को स्टेब्लिश करने की बात, उनमें ट्रेन करने की उनको बात कही गई। किसमें? डाइट में। और डाइट हमारा 1986 से रिलेटेड है। ठीक है यहाँ तक की बात? यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। क्लियर यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु सजेस्टेड प्लेसिंग प्राइमरी एजुकेशन अंडर लोकल बॉडीज। किसने जो प्राइमरी एजुकेशन को है उनको स्थानीय संस्थाओं के अंडर में यानी उनके अधीन करने की सुझाव की बात की थी? तो किसने की थी? यहाँ पे बात की थी जो हमारे विलियम हंटर हैं, इन्होंने बात की थी। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका डी है। 1882 में, ये आपको डेट याद रखनी है, हंटर कमीशन की जो डेट है कि कब आया था? 1882 में आया था। ठीक है? 1882 में जो हंटर कमीशन है उसने रिकमेंडेड किया था किस चीज के लिए? जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो किसके अंडर कंट्रोल आएगी? हमारी लोकल बॉडी जो है, लोकल अथॉरिटीज हैं, उनके अंडर पहुंचाने की बात किसने की थी? हंटर कमीशन ने की थी, जो कि 1882 में आया था। क्लियर है? और ये इन्होंने बात किसकी की थी? प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी। याद रखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ बात हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why is there a need for non formal education?
क्यों हमें जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसकी आवश्यकता है? टू ओपन आईज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रियल एजुकेशन, टू सेटिस्फाई ओपोजिशन पार्टीज, या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आर अनेबल टू हैंडल क्राउड ऑफ एडमिशंस, या नन ऑफ दीज? देखिए, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि टू सेटिस्फाई अपोजिशन पार्टीज इसका भी यहाँ पे हम आंसर राइट नहीं मानते हैं। टू ओपन आईज टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ रियल एजुकेशन, नहीं, वास्तविक शिक्षा की दिशा में आंखें खोलने के लिए नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, वास्तविक शिक्षा अपने स्तर पे ठीक ही है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आर अनेबल टू हैंडल क्राउड ऑफ एडमिशन। जो औपचारिक संस्थाएं हैं वो अपने यहाँ जो भीड़ होती है भर्ती कराने की उनको संभाल पाने में जब असमर्थ हो जाती है तो हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे किसी भी व्यक्ति की या किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई पे कोई इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप पूरा साल बैठे रहे, उससे बेटर है आप डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आपको मौका मिल रहा है, वही चीज उसकी वैल्यू भी उतनी ही है। बस फर्क इतना होता है कि आप एक सेट ऑफ टाइम में और एक सेट ऑफ क्लासेस डिसिप्लिन में जाके नहीं बैठते हैं, बट आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी आपको सिलेबस और आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जिसकी अपने आप में भी वैल्यू होती है। तो इसीलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसकी आवश्यकता पड़ी कि किसी भी बच्चे के पास अगर मॉनिटरी इशू है या टाइम इशू है, बहुत से बच्चे होते हैं जो जॉब करने के साथ अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट करते हैं, तो वो चीजें इम्पैक्ट ना करें, इसलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लाया गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो हमारा जो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे बात की गई है नॉट रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन। पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? डबल स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, रिच पीपल डू नॉट केयर अबाउट पुअर क्वालिटी, टीचर्स नेग्लेक्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो डेफिनेटली जिम्मेदार है, तो हम इसको नॉट जिम्मेदार में तो नहीं कंसीडर कर सकते। स्टूडेंट्स आर नॉट रिलीजियस, ये भी जिम्मेदार है, इसको भी नॉट रिस्पॉन्सिबल में हम कंसीडर नहीं करेंगे। डबल स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, ये भी डबल स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन के लिए। तो हमारा राइट आंसर जो बनता है वो रिच पीपल डू नॉट केयर अबाउट पुअर क्वालिटी। जो रिच पीपल होते हैं उनकी जो क्वालिटी, जो पुअर क्वालिटी के लिए वो केयर नहीं करते हैं, ये एक तरीके का हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिएगा, द इनडिफरेंस ऑफ वेल्दी पीपल does not directly affect the education system। जो धनी लोग हैं उनकी जो शिक्षा प्रणाली पे सीधा असर उनकी उदासीनता का नहीं पड़ता। रियल इश्यूज क्या है? डबल स्टैंडर्ड, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टीचर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है उनसे वो बहुत पीछे हटने की कोशिश करते हैं। इनइफेक्टिव सुपरविजन, जो इनइफेक्टिव सुपरविजन है ये भी एक ना एक तरीके से कारण है पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन का। तो ये सब जो है कारण बनते हैं, रिच पीपल जो है वो कारण नहीं बनते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एजुकेशन इज। शिक्षा के लिए सबसे जो उपयुक्त तरीका है वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। करंट एग्जामिनेशन सिस्टम, कंप्रहेंसिव एग्जाम सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। सो इसका राइट आंसर है सेमेस्टर सिस्टम, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग भी जो बीए है, एमए है करते हैं। अब बीए जो आपका है, ऐसे तो आपका बीए कितने साल का है? 3 इयर्स का है, लेकिन उसमें आपके कितने 6 सेमेस्टर्स आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सेमेस्टर प्रणाली आपको देखने को अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटी में आपको मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, सी ऑप्शन राइट है। जो सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर सिस्टम है, वो आपके पूरे पाठ्यक्रम, पूरे सिलेबस को कई पार्ट्स में डिवाइड करती है और टाइम टू टाइम आप देखेंगे उनका इवेल्युएशन होता रहता है, जिससे जो लर्निंग की जो इफेक्टिवनेस है वो और भी अच्छी हो जाती है, कॉन्टिन्यूस बनी रहती है। हर 6 महीने में आपका जब एग्जाम होता है तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी और इनहेंस होती है और आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कंटिन्यू बनी भी रहती है। अब साल भर में जब एग्जाम होते थे तो क्या होता था, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं थे, सोचते थे जब एग्जाम आएंगे तो पढ़ेंगे। ऐसे क्या है कि 6 मंथ्स में जब एग्जाम होने लगे हैं
तो बच्चों को पढ़ने की आदत बनने लगी, क्योंकि समय कम होता है, बच्चे सोचते हैं अब इतना टाइम तो है ही नहीं, कब ये 6 मंथ बीत जाते हैं पता नहीं चलता, तो इसलिए उनको पढ़ने की आदत बनी रहती है। इसीलिए जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूअस बनी रहती है हमारे सेमेस्टर जो सिस्टम है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह वर्गीकरण यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक, जो हमने क्या पढ़ा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, हम लोगों ने पढ़ा था ना ब्लूम टेक्सोनॉमी में। ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था, 3 स्टेजेस पढ़ी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये जो हमारे डोमेन्स हैं, इसमें पूछा गया है कि इनकी जो हाईएस्ट लेवल है वो आपको बताना है। तो कॉग्निटिव की हाईएस्ट लेवल क्या थी, इवेल्युएशन थी। ठीक है, कॉग्निटिव की क्या थी हाईएस्ट लेवल, इवेल्युएशन थी। और हमारे इफेक्टिव की क्या थी, इफेक्टिव की हमारी थी कैरेक्टराइजेशन। और हमारे साइकोमोटर की क्या है, साइकोमोटर की है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इवेल्युएशन, कैरेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन। आपका जो मेन आंसर है यहाँ पे राइट वो है डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी आंसर आपको सही है, क्योंकि कॉग्निटिव की हमारे इवेल्युएशन होती है, अफेक्टिव की हमारी कैरेक्टराइजेशन होती है और हमारा साइकोमोटर का जो होता है वो नेचुरलाइजेशन होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर डी है। जो हमारे ब्लूम थे, ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमारे क्लासिफाइड किए गए हाईएस्ट लेवल, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन में हमारा इवेल्युएशन, अफेक्टिव में हमारा कैरेक्टराइजेशन और साइकोमोटर में हमारा आता है नेचुरलाइजेशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिनेमा इज कंसीडर एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सिनेमा आपको बताना है कि वो कौन सी एजेंसी में आता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब हमने फॉर्मल में देखा था कि फॉर्मल में तो हमारा क्या आता है, क्लासरूम आता है, यूनिवर्सिटी आ रही है, हमारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, और जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन है, अगर हम नॉन फॉर्मल की जो भी हमने बात की थी, नॉन फॉर्मल में हमारा आ जाता है जैसे हमारे डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें हमारी एजुकेशन इम्पैक्ट ना हो, सभी को मौके मिले, तो उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी डिस्टेंस लर्निंग को। अब बात आती है कि सिनेमा क्या है, तो सिनेमा स्टूडेंट जो है हमारा है वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन टूल माना जाता है। क्या माना जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन टूल। ठीक है, आप सिनेमा, जब भी आपसे पूछा जाए कि सिनेमा क्या है, तो सिनेमा एक तरीके का इनफॉर्मल एजुकेशन टूल है। क्लियर है यहाँ तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो क्वेश्चन है हमारा फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारा फेस टू फेस एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि क्लाइंट के साथ बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। किस चीज के लिए, उनकी प्रॉब्लम से उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। अब ये क्यों मानी जाती है आपको ये बताना है। इट हेल्प्स गैदरिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड देयर प्रॉब्लम्स, या इट इज इजी टू अरेंज एंड कंडक्ट इंटरव्यूज। Interviews can be recorded, या it is flexible and keeps the clients relaxed। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी आमने सामने बैठ के जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छी चीज ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहे हैं क्लाइंट से उनकी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। हम डायरेक्ट ही तो बात कर रहे हैं, सामने आमने सामने बैठे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी फोन कॉल पे या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या एक थर्ड मीडिया के थ्रू हम बात तो नहीं कर रहे हैं, हम आमने सामने बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है कि जो भी करंट प्रॉब्लम है उसके एक्सप्रेशन से उसकी प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है, हमें और भी तरीके मिल जाते हैं एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हर चीज वर्बल कम्युनिकेशन हो ये भी जरूरी नहीं है। कई बार हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी समझ लेते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सप्रेशन उसके बता देंगे, या वो कहीं घबरा रहा है तो भी चीजें बता दे जाती हैं। तो क्या होता है ना कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेस्ट इसलिए माना जाता है कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गैदर कर रहे हैं और सामने से गैदर कर रहे हैं। So that's why right answer is A, कि it helps to gathering direct information about the client and their problems। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज ए राइट है। हमने जैसे बात की कि ए जो है हमारा राइट आंसर है। अब क्यों है, क्योंकि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है हमें डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग देती है क्लाइंट के इश्यूज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था हर्बर्ट ने। आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सीधे क्वेश्चन है जो कि आपके पीजीटी में इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और इस पे नंबर आपको बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। तो डेफिनेशंस हो सके जितनी से जितनी आप याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, अब हमारी दो टाइप की रिसर्चेज हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो बात करती है आपके नंबर्स की, ठीक है, आपके स्टेट्स की। लेकिन हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नंबर्स यानी नंबर्स में बात नहीं करती है, स्टैट्स नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा होता है। अगर इसके आंसर्स को देखें तो क्वांटिफिकेशन तो यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कलेक्शन भी इसका राइट आंसर नहीं है, प्रिडिक्शन भी इसका राइट आंसर नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारी बेस्ड है किस पे? एनालिसिस पे और कंपैरिजन पे, यानी कंपैरिजन और एनालिसिस पे बेस्ड होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ए है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन कंपैरिजन एंड डिटेल एनालिसिस नॉट न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जो कि हमने बात की थी। न्यूमेरिकल मेजरमेंट की जो बात करते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्लियर यहां तक की बात? A hypothesis can be defined as a purpose solution to a problem. This statement by समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को परिभाषित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है कि किसने इस कथन को दिया है। तो इस कथन को किसने दिया? इस कथन को दिया है मैग्यून ने, कलिंगर, एडवर्स और टाउनसेंड। इन्होंने ये कथन नहीं दिया है। इसके राइट आंसर ए है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ए, ठीक है। जो मैग्यून है उन्होंने हाइपोथेसिस को स्पष्ट किया है, उसके बारे में बताया है कि हाइपोथेसिस क्या है? इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हमारे टू और मोर वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा सबसे जो मेन टू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इनके बीच बताते हैं या इनसे ज्यादा जो हमारे और वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में भी हमारा हाइपोथेसिस क्या है? उन पे रिलेशन बनाता है। This is the scientific research based definition. Emphasize hypothesis should be something that can be tested थ्रू रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी जो परिकल्पना या हाइपोथेसिस है वो साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड डेफिनेशन है जो कि क्या बताती है? जो कि ये बताती है कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी न किसी तरीके से टेस्ट और किसी न किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूफ किया जाता है, उस पर टेस्ट किया जाता है। क्लियर यहां तक की बात? तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपके एमसी मैग्लुइन ने। इनका नाम आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज करिकुलम चेंज टेक देयर इनटू कंसीडरेशन। जो करिकुलम चेंजेस है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, किस पे विचार करता है, किसको कंसीडर करता है करिकुलम चेंज करने के लिए? तो चेंज इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव, या चेंज इन सब्जेक्ट मैटर, या चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, या चेंज इन टीचिंग मेथड्स, या चेंज इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इन सब में किस पे ज्यादा वो फोकस करता है, किसके कारण हमारा जो करिकुलम है वो चेंज करने की बात कही जाती है, आपको ये बताना है। इसका हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है। देखिए, इसका जो कंसीडर किया जाता है करिकुलम चेंज करने के लिए, वो सबसे पहले बात करता है चेंज इन गोल्स। जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो किस तरीके की नीड के लिए हमें अपना करिकुलम किस तरीके की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाना है, और हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं करिकुलम को बनाते वक्त, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये सब ध्यान में रखना है। इसको विचार करते हुए जो करिकुलम है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। दूसरा आंसर है चेंज इन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में भी चेंज करना है तो हमारा करिकुलम जो है वो कंसीडर किया जाता है उसके चेंजेस को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चेंज इन टीचिंग मेथड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है, करिकुलम से ये रिलेटेड नहीं है। चेंज इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए बी डी ई होगा, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें बात नहीं करते। करिकुलम जो है हमारा वो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो करिकुलम किसकी बात करता है? लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन की, विषय वस्तु में परिवर्तन की, शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन की, और मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन की। तो राइट आंसर आपका ए बी डी ई होने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा राइट आंसर आपका ए बी डी है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्क्राइब्ड फॉर्मल एजुकेशन एज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द स्कूल एकेडमिक प्रोग्राम्स। किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित करने को औपचारिक शिक्षा कहा? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एलिच। क्लियर? तो इनका जो डी स्कूलिंग का कंसेप्ट था वो यहाँ पे काम करता है कि जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उससे बेहतर है कि बच्चे को स्कूल के बाहर शिक्षा दी जाए। विद्यालय को समाप्त कर देने यानी उसको खत्म करने की बात कौन करता है, उसको एबॉलिश करने की बात कौन करता है? इवान एलिच। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध जो फेमस बुक है उसका नाम है डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये इनकी फेमस बुक है, ये बात याद रखिएगा। अब एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जो फॉर्मल एजुकेशन की इन्होंने बात की थी, इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मल एजुकेशन है वो जो स्कूल के आउटसाइड जो दी जाती है यानी बाहर में जो शिक्षा दी जाती है जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, वो ये नहीं मानते। वो कहते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं, वो फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, तो ये एक आपको कंसेप्ट याद रखना है इनका, जो कि हो सकता है आपसे पूछा जाए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। इनके बुक का नाम याद रखिएगा। और इन्होंने ही जो है एबॉलिश करने की बात की थी, स्कूलों को कहा था स्कूलों से बाहर हमें फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए। डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। क्लियर यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया? मतलब आपकी कंप्लीट लिविंग की जो बात की है वो किसने एजुकेशन में की है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सपोर्ट किया इस बात को कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन यानी उसकी कंप्लीट लाइफ को किस तरीके से तैयार किया जाए, जिसके बारे में अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि किस तरीके से तैयार किया जाए कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। ऐसा एक एजुकेशन का एम होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट लिविंग की बात किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। तो इन्होंने लाइफ की जो मेजर नीड्स हैं उनकी बात की थी, जिसमें इन्होंने बात की थी लाइवलीहुड, सोशल रिलेशनशिप, सेफ्टी, अफेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इन सब की बात इन्होंने की थी। ये सब कैसे अचीव किया जाता है? थ्रू द एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि ये सब हम एजुकेशन से अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को कंप्लीट लिविंग के फॉर्म में बताया कि संपूर्ण जीवन की तैयारी ही एजुकेशन है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। 20 क्वेश्चंस की हमने बात की थी कि हम 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाई हूँ, ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को जरूर मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ये सारे ही क्वेश्चन एक्चुअली हमें हिंदी में मिलते हैं और यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि बाइलिंगुअल मैं लेकर आऊं और कोशिश भी यही थी कि बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊं। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज अपने और भी दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हमारा चैनल आगे इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को करा सके और इस तरीके से आपको आगे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। आने वाले समय में ये सब चीजें आपको जरूर मिलेंगी, कंटेंट के रूप में भी मिलेंगी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह के अच्छे और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।